हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके हीट कैपेसिटी से रिलेटेड हैं। देखिए, कुछ इसमें जो कंटेंट है वो ऐसा आपको मिलेगा जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और उसी को आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको एक ही बार पढ़ना है और आप दोनों में अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, जो हीट कैपेसिटी है वो है क्या, यहाँ पर हमने मेंशन किया है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसको हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में ले जा रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं, इसको समझ लीजिएगा ये है क्या। एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो मास है वो m है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। इसको फाइनल स्टेज में ले जाया जा रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया गया इस बार। मान लिया इसका टेम्परेचर अब T2 है और मास जो है आपकी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो नहीं चेंज होगी, वो जितना है उतना ही रहेगा। ये जो आपका स्टेज है जहां पर T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर है, इसको मान लेते हैं ये आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये आपका फाइनल स्टेज है। तो जब हम किसी भी सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में ले जाते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस अगर है, तो जो आपका हीट होता है इस समय जो एब्जॉर्ब होगा, यहां पर देखिए कोई भी आपकी, जैसे यहां पर मान लिया हमने क्यू हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हमने इसको क्या किया, क्यू हीट एब्जॉर्ब की प्लस क्यू एब्जॉर्ब किया इसने, तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया। अब ये जो T2 एंड T1 है, इनके बीच में ये जो आपकी बॉडी है T1 एंड T2 टेम्परेचर्स पर, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो उसी टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम ये लिखें डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी अगर लिखें, या अगर डेल्टा टी को आगे आप लिखना चाहते हैं तो T2 डिफरेंस T1, ठीक है, T2 T1 में से जो भी बड़ा है उनके बीच का डिफरेंस है बेसिकली ये आपका, तो डेल्टा टी है। तो यहां पर जो ये ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो यहां जो हीट है वो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देखिए, यहां पर अगर Q को हम हीट मानते हैं या एब्जॉर्ब्ड हीट एब्जॉर्ब्ड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको हमें अगर इक्वलिटी में चेंज करना है इस प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। ये बेसिक रूल है, इसको जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल ध्यान रखें। इसको फिजिक्स में आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, वहां पे आई थिंक आपके जो भी रिलेशंस डिराइव किए जाते हैं लगभग सभी में यही किया जाता है। तो यहां भी हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ Q इज इक्वल टू हमें लिखना है, तो यहां पर हम अगर Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी लिख दें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो C डेल्टा टी है आपका, इसमें जो C आया है इसी को हम हीट कैपेसिटी बोल देते हैं, ठीक है। C जो आपका आया है उसको हम हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। बेसिकली जो आपका C है, देखिएगा यहां पर, ये जो आपका C है वो होता क्या है, C डैश इंटू M। यहां पर जो C है ये क्या है, कैपिटल C जो है आपका वो मोलर हीट है, हीट कैपेसिटी है। बट यहां जो C डैश है ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये स्पेसिफिक हीट जो है इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आई थिंक आपको जिन लोगों ने इसको वॉच किया होगा उन्हें पता है। स्पेसिफिक हीट मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ। स्मॉल, ये जो C डैश है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो
हीट कैपेसिटी है और स्पेसिफिक हीट है, इसमें क्या रिलेशन है? तो उसमें केवल उस सब्सटेंस के मोलर मास का रिलेशन होता है, यानी कि ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर जो m है ये क्या है? m आपका क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ भी m था, यहाँ भी m था। m आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जैसे ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तुरंत जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल में चेंज हो जाता है, यानी c इज इक्वल टू c डैश इंटू m हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर c डैश को हमने स्पेसिफिक हीट माना है और m जो है आपका ये क्या है? मास है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है जिनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आप लेने जा रहे हैं या इसमें कंसीडर किया है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपका बना हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले की तरफ आप जरा गौर करिए। स्टार हमने कर दिया है। ये जो कैपिटल सी इसमें आया है ये क्या है? ये आपका हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। इनसे आप ध्यान रखिएगा। ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेज हमने क्यों दिखाए हैं? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस का भी टर्म आया है। तो जो आपकी हीट कैपेसिटी है ये एक हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि एक हीट ही है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है कैपिटल सी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हीट कैपेसिटी रियलिटी में क्या होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए हीट कैपेसिटी है और क्वेश्चन आपका मोलर हीट कैपेसिटी से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो मोलर वर्ड ऐड हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मोलर वर्ड ऐड होता है किसी भी क्वांटिटी में, तुरंत आप समझ लीजिएगा कि वो जो क्वांटिटी है आपकी वो 1 मोल के लिए है। अभी यहाँ पर क्या था? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये भी है वही, बट क्या है ये? अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास या फिर इसका क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं था, बट मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है? इसमें क्वांटिटी आपका डिसाइडेड होता है। 1 मोल क्वांटिटी का जो आपका हीट है एब्जॉर्ब टेम्परेचर डिफरेंस के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने यहाँ मेंशन किया है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कोई एक ये सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड टेम्परेचर आपका T1 है। इसको फाइनल स्टेज में ले जाया जा रहा है और इस समय भी इसका मास m है एंड टेम्परेचर आपका T2 है। टेम्परेचर T1 एंड T2 हमने क्यों मेंशन किया है ये भी आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर हम इसको हीट दे रहे हैं। मान लेते हैं इसको हम क्यों हीट दे रहे हैं, और इस समय ये जो आपका सब्सटेंस है इसका अमाउंट मैं यहाँ मेंशन कर दूं 1 मोल, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर हमने मास केवल लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर अब मोलर हीट कैपेसिटी जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जरूरी है कि वो मोल वर्ड जो यहाँ पर मोलर यहाँ पर लिखा गया है उसको आप इसमें यूज करें। तो यहाँ ये 1 मोल हो गया, इसको भी हम 1 मोल ही रखेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम इसको हीट दे रहे हैं +Q, ठीक है, जो भी है, हमें ये नहीं पता कितना है, जो भी है। अगर ये हीट आपकी इस टेम्परेचर को अगर ये T मान लिया गया है, ठीक है, तो इसको T+1 कर देगा, ठीक है, T+1, चाहे आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे आपका केल्विन हो, एक का डिफरेंस आ जाएगा T और यहाँ क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अगर ये T डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियल टेम्परेचर तो T+1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या फिर -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है चेंज कर दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइज लिखा है, राइज का मतलब बढ़ा दे। तो उसमें एक आप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें बढ़ा दे रहा है टेम्परेचर, तो वो जो आपका अमाउंट ऑफ हीट है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा C, इसी को हम क्या बोल देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पर क्या था? हीट कैपेसिटी, ओनली हीट कैपेसिटी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। यहाँ पर MS जो है, चाहे MS लिखें या फिर MC लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर चाहें तो आप कैपिटल S से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखिए MS डेल्टा T जो लिखा है, यहाँ पर जो C डेल्टा T आया है टर्म, इसी में जो C है ये क्या है? हीट कैपेसिटी है। अब क्योंकि यहाँ पर हम 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, हमारा जो इनिशियल स्टेज है इसमें
T डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज, और ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और जो अमाउंट ऑफ हीट है दी जा रही है उसको अगर, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि वो जो आपकी अमाउंट ऑफ हीट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका C आएगा वो क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो यहां पर अब देखिए जो C है, ठीक है, फॉर 1 मोल सब्सटेंस, फॉर 1 मोल सब्सटेंस, यहां पर देखिए अमाउंट उसका डिस्क्राइब्ड नहीं था, यहां पर डिस्क्राइब्ड है मोल सब्सटेंस। C क्या है आपका, मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। और यहां पर देखिए हमने कुछ टर्म्स मेंशन किए हैं, यहां देखिए Q, इसको चलो हम नीचे मेंशन किए दे रहे हैं। देखिए S जो है इसमें क्या है, ऊपर भी हमने मेंशन कर दिया था, S आपका है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, और इसमें क्या रह गया, C क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर 1 मोल के लिए तो मोलर हीट कैपेसिटी है, और अगर आपका अमाउंट डिस्क्राइब्ड नहीं है किसी भी डेफिनेशन में तो उसे हम बोलेंगे ओनली हीट कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इनको लिख ले जाएंगे। यहां पर क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए अब ये आपको पता चल गया है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक टेम्परेचर को अपने अंदर धारण करने की क्षमता होती है किसी भी सब्सटेंस में, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। और अगर वो आपका सब्सटेंस जो है वो 1 मोल है, उसका अमाउंट 1 मोल है, तो उस क्षमता को या उस कैपेबिलिटी को हम बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम मोलर हीट कैपेसिटी के क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो अगर इसको नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, और अभी हम मोलर हीट कैपेसिटी का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम क्लासिफिकेशन जानेंगे, देन उसके बाद में इनके रिलेशंस की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड एक आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर 2 आपकी हैं मोलर हीट कैपेसिटी, देखिएगा क्या है, इनके रिलेशंस को पहले जानना जरूरी है। मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट करते हैं, देन अगर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एक मोल सब्सटेंस के लिए, तो वो आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर चूंकि वॉल्यूम को ज्यादातर कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए जब आपका मोलर हीट कैपेसिटी यहां पर लिखना हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसको हम CV लिखते हैं, ठीक है। यहां पर जो फॉर्मूला होगा आपका वो क्या होगा, CV, ठीक है। ये जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है इसको हम CV लिखते हैं, और दूसरी जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको हम लिखते हैं CP। तो यहाँ पर CV एंड CP, इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। CV जो है आपका, ये इसका जो रिलेशन है वो इंटरनल एनर्जी से होता है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर देखिए मैं एक चीज को आपको क्लियर करूंगा, ये जो ब्रैकेट लिखा है यहां पर, जो ये कैपिटल V लिखा होता है, यहां पर कुछ भी लिखा हो थर्मोडायनेमिक रिलेशन कैसा भी हो, बहुत सारे रिलेशंस आपके इसमें आने हैं, तो कोई भी रिलेशन हो तो उसमें अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी दी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यहाँ पर ये हमको बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T,
ये किस पर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका CV हो गया, ठीक है। और अगर हम Q के उसमें लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। देखिएगा यहां पर अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। और उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है वो होता है CV। तो एक ये भी रिलेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिलेशन डिराइव करेंगे तो इन्हीं का हम यूज करेंगे। दूसरी जो हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां प्रेशर का टर्म आया है तो जाहिर सी बात है यहां पर P भी यूज किया जाएगा। तो P यूज किया जाएगा तो देखिए क्या होगा, यहां हो जाएगा CV CP। अब देखिए यहां CP और CV में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। यहां पर एंथैल्पी चेंज से ये रिलेटेड होता है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। और यहां पर ब्रैकेट के बाहर P लिखा जाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर अब वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म होता है CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंशिएशन आई थिंक जो लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में आपका होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको यही बताया था विद रिस्पेक्ट टू जो भी होता है वो आपका डिनोमिनेटर में रहता है, और जिसका करना होता है डिफरेंशिएशन वो आपका न्यूमरेटर में रहता है। ये चीज आपके लिए बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है। और एक चीज और भी है, यहाँ पर डेल्टा को हम D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DH अपॉन DT, ठीक है, DU अपॉन DT, ये भी कर सकते हैं। बट अभी 11th स्टैंडर्ड पे ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप अगर हायर एजुकेशंस में जाएंगे, 12th प्लस में स्टडी जब कर रहे होंगे तो आपको ये मिलेगा वहाँ पे। अब देखिए इस फॉर्मेट में अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T। और ये किसके इक्वल आएगा, ये चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल आएगा। अब देखो इसको याद करने का आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए कभी भी आपसे अगर पूछा जाए, ये हालांकि पूछा भी गया है कई बार कॉम्पिटेटिव में, कि जो आपका CV है ये कौन सी एनर्जी से कोरिलेट करता है, तो वो इंटरनल एनर्जी से कोरिलेट करता है। और जो CP है यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किससे रिलेट करता है, वो आपका चेंज इन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी ही होती है, उससे रिलेट करता है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये फॉर्मूले आपको बहुत इजीली लर्न रहेंगे। तो देखिए ये आपके जो टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, CV एंड CP। CV क्या है, CV आपका मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड CP आपका क्या है, CP आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो आइए अब इन दोनों में रिलेशन डिराइव करते हैं। और ये जो अभी रिलेशन आप डिराइव करेंगे, देखेंगे, इसको आपको फिजिक्स में भी करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, एक बार सीख जाएंगे तो आपको दोनों जगह काम आने वाला है। देखिए दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है उससे हम चलेंगे। एक थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन है बाय थर्मोडायनेमिक रिलेशन। देखिए ऊपर जो फॉर्मूले हमने मेंशन किए हैं उसमें दो टाइप की एनर्जी हैं, एक तो आपका ये डेल्टा H है, एक आपका डेल्टा U। ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें डेल्टा H एंड डेल्टा U दोनों आ जाते हों? तो एक रिलेशन ऐसा है जिसमें लिखा जाता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, ये लिखा जाता है, यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, ये लिखा जाता है।
ठीक है। अब इस रिलेशन का हमें यूज करना है और इस रिलेशन का यूज करके हमको Cp एंड Cv में रिलेशन पता करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ डेल्टा H एंड डेल्टा U तो हम बता सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H एंड डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा U का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा U एंड डेल्टा H। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपको जो हमने वीडियो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पे दिया है उसमें आई थिंक बहुत अच्छे से बताया है क्या होता है। और ये आपका क्या है, डेल्टा H, ये आपका है चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी पर भी हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो अभी बेसिकली जो भी हमें टर्म्स इसमें इंक्लूडेड मिल रहे हैं उनको ही हम शॉर्टली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपके दोनों टर्म्स हो गए। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं। देखिए हम यहाँ पे चल रहे थे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT दिया हुआ है। अब डेल्टा H एंड डेल्टा U आपको ऊपर गिवन है। डेल्टा H कितना दिया है, Cp डेल्टा T है, और डेल्टा U कितना दिया है, ये आपका दिया है Cv डेल्टा T। आप तीनों इक्वेशंस में देख लो और इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल दो। अब ये दोनों रिलेशन इसमें रख दीजिए। यहां पर लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। डेल्टा H की जगह पर डेल्टा H की वैल्यू डालिए। Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड आपका डेल्टा T क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन टर्म है। तो आप क्या करिए, राइट साइड में डेल्टा T को कॉमन ले लीजिए। यहां हो जाएगा। एक चीज आपको और बता दूं मैं, यहां पर डेल्टा N का भी यूज किया जाता है। मैं यहां पे आपको बता दूं, यहां पर इसमें इसको चाहूं तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, फॉर N मोल ऑफ गैस, ठीक है। यहां पर n का अगर हम यूज करें तो यहां पर n लिख सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस भी लिखना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस भी लिखना होता है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन अगर दे दिया गया उसमें आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पर डेल्टा n का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा NR भी यहां पर लिखा जाता है कभी कभी। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर NR लिख सकते हैं, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए डेल्टा T दोनों साइड कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा Cv, या इसको एक साइड कर लो, ठीक है। इसको अगर हम लेफ्ट में लाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, Cp डेल्टा T माइनस Cv डेल्टा T, ठीक है। उधर क्या बचा, NR डेल्टा T। इस साइड डेल्टा T कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा Cp माइनस Cv डेल्टा T NR डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका बचेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। तो ये आपको फाइनल रिलेशन बन गया और यही आपको डेराइव करना भी था। मैं यहां पे ऊपर लिखे दे रहा हूं इसको, Cp माइनस Cv, इन दोनों का जो डिफरेंस है n मोल गैस के लिए है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये n मोल गैस के लिए है। यहाँ पर जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। और इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बेसिकली या तो इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं या कभी कभी इन पे पूछ लिया जाता है। और एक फॉर्मूला भी जो हमने आपको बताया था जिसमें हमने हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट दोनों को इंक्लूड किया था। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जो होता है, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी ये जो होता है ये मास, जो भी जिस सब्सटेंस की आप हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट,
ये एक फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको लर्न रखना है, ये आपको फिजिक्स में भी डिराइव करना होता है। और इस वीडियो में जो कुछ आपके इजी टाइप के, जो आपके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने रोटेट करके इसको पूछा हुआ है। सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वाटर के लिए कैलकुलेट करनी है। वाटर का इन्होंने अमाउंट दिया है 1 मोल। ठीक है, तो इसमें जो गिवन डेटा है पहले तो उसको मेंशन कर लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और भी दी है कि स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आपका गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कलेक्टेड डेटा है इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको मेंशन करेंगे, तभी हमको आइडिया लगेगा कि हम किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले हमको क्या गिवन, इसका मोल गिवन है, 1 मोल गिवन है, अमाउंट इसका दिया है। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट क्या दी है, स्पेसिफिक हीट जो है वो हमको गिवन है 4.18, और जो स्पेसिफिक हीट है इसी को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते थे। ठीक है, ये आपका दिया है 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको सीवी निकालना है। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यही तो होता है, अभी मैंने डिस्कस किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमको क्या करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है सीपी। ठीक है, अब जरा सोचिए इसमें कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी में कोरिलेशन हो या कोरिलेट कर रहा हो दोनों एक दूसरे को। तो यहां पर एक ही फॉर्मूला है, क्या है, Cp इज इक्वल टू S इंटू, और ये जो आपका M है, ठीक है, ये M इंटू S, दोनों हमको गिवन है। ठीक है, Cp की वैल्यू इजीली निकल आएगी। मोलर मास जो है वो क्या आएगा वाटर का, क्योंकि यहां पर जो M है वो क्या है, मोलर मास है, और किसका है, सब्सटेंस का, सब्सटेंस आपका क्या है, वाटर है। तो यहां हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर। देखिए H2O का जो मोलर मास है वो इनको नहीं पता है, वो याद कर लें, 18 ग्राम पर मोल ये आपका होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, तो 18 यहां पर रखेंगे तो यहां हो जाएगा 18 इंटू 4.18। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मोल केवल बचेगा, तो जो आपकी ये मोलर हीट कैपेसिटी आ रही है पर मोल आएगी 75.3 आपका आ रहा है इसमें, ये आपका आएगा 75.3। ओके, ठीक है, मोल इनवर्स, इतनी ये एनर्जी आ गई। ठीक है, और ये जो आपका आया है यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन आपका इजी था, बट आपको पहले ये जज करना आना चाहिए कि हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और आज का ये जो वीडियो है ये मोलर हीट कैपेसिटी पर था, तो इसलिए हमने इसमें केवल हीट कैपेसिटी को ही डिस्कस किया है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एंथैल्पी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंथैल्पी, इन पर होगा, उनमें न्यूमेरिकल्स भी हम बीच बीच में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंथैल्पी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ डी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। और चैनल को जो अभी लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले।